हेलो दोस्तों, तो आज हम राज्य व्यवस्था के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए संघ और उसका राज क्षेत्र वाला चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। हम लोग इससे पहले पढ़े हैं कि भारत में देशी राज्यों का विलय किस प्रकार किया गया और उसे भारत में मिलाकर उसे पहले तो क ख ग वर्गों में बांट दिया गया। फिर उसके बाद फिर भाषा के आधार पर इसका गठन होता है और फिर इस भारत का निर्माण होता है। तो फिर कहने का मतलब है कि भारत का जो संविधान निर्माण हुआ है उसमें इस देश के बारे में, देश के संगठन, उसके बारे में क्या लिखा गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है। इसमें सबसे पहला अनुच्छेद भारतीय संविधान का, उसको भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ कहा गया है। अब कहने का तात्पर्य है कि भारत एक संघात्मक और अर्ध संघात्मक दोनों शासन, इसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों की प्रकृति देखने को मिलती है। इसके पीछे कारण है कि भारतीय संविधान कनाडा के संविधान से भी प्रभावित है और ब्रिटेन के संविधान से भी प्रभावित है। ब्रिटेन की संविधान एकात्मक है, वहाँ जो महारानी या महाराजा बैठता है वही उसको चलाता है। उसके बाद जिससे वो एकात्मक है। और भारतीय संघीय व्यवस्था और अमेरिका भी संघीय व्यवस्था है, दोनों में बहुत सी अंतर है। अमेरिका का जो संघीय व्यवस्था का निर्माण हुआ है उसमें ये कहा गया है कि कोई भी राज्य जब चाहे वो स्वतंत्र है अलग होने के लिए। बल्कि भारत के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है, पहला अनुच्छेद में, कि भारत संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। ये स्वतंत्र नहीं है कि जब मन चाहे वो अलग हो सकता है। ये राज्यों का संघ है, राज्यों के संघ से अलग होने की स्वतंत्रता ऐसे नहीं है। यानी भारत विनाशी राज्य का मतलब हो गया, इसके पीछे जब हम पूरे पढ़ेंगे तब समझेंगे कि किस प्रकार भारत राज्य को ख़त्म कर सकता है, राज्य को तोड़ सकता है, राज्य का नामकरण बदल सकता है। इस प्रकार से ये भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। जबकि भारत का जो केंद्र है इसको कोई अलग नहीं कर सकता, इसको कुछ नहीं कर सकता, इसमें चेंजिंग नहीं कर सकती। इस प्रकार से अनुच्छेद 1 वर्णन करता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना अधिकार संसद को दिया जाना, जो विधि द्वारा इसका विनियमन व परिवर्तन करेगी। यानी भारतीय सरकार को, संसद को ये अधिकार है कि ये किसी भी क्षेत्र को बाहरी क्षेत्र को ये भारत में प्रवेश करा सकती है कानून बनाकर, और जो क्षेत्र भारत में है और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है वो किसी और के कब्जे में। जैसे आज़ादी के समय में बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जिसको भारत में पूर्ण रूप से शामिल नहीं था। जैसे सिक्किम, गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था, दादर नागर हवेली पुर्तगाली के कब्जे में था। इसी प्रकार पुदुचेरी, ये सब विदेशी के हाथों में था और भारत का पूर्ण रूपेण राज्य नहीं बन पाया था। इस सब को भारत में प्रवेश कराया गया। तो ये सब अनुच्छेद 2 में है। अब जैसे पीओके वाला मामला फंसा हुआ है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ उसमें बातें चल रही है
तो अगर उसे भारत अपना क्षेत्र बनाता है तो ये अनुच्छेद 2 के तहत बनाएगा विधि बनाकर। इस प्रकार से अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का अधिकार देता है, यानी ये बाहर की काम है, देश के बाहर की काम है। अब अनुच्छेद 3 देखा जाए तो संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण, पुराने राज्यों के नाम, क्षेत्र, आकार और सीमा में परिवर्तन। अर्थात अनुच्छेद 3 ये भारत के अंदर का काम है, भारतीय सीमा के अंदर होता है। इसमें जो है संसद विधि बनाकर यानी नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, राज्यों के क्षेत्र में वृद्धि कर सकता है, राज्यों के क्षेत्र में कमी कर सकता है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकता है। इस प्रकार से भारतीय संसद को ये अधिकार प्राप्त है। अब इसमें कहा जाता है कि इसके लिए कुछ जो है मतलब तरीका बनाया गया, वो किस प्रक्रिया के द्वारा, प्रक्रिया जिसको कहेंगे, उस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक है, यानी थोड़ा पहले राष्ट्रपति से अनुमति ले लेना आवश्यक है इस विधेयक को पेश करने की। दूसरी बात है, राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य की राय जानने के लिए प्रेषित करेगा, इनके लिए एक निश्चित समय से, यानी एक निश्चित समय सीमा के लिए जिस राज्य का नाम, सीमाओं का परिवर्तन किया जाता है उससे राय लिया जाता है। जैसे 2 जून 1914 ईस्वी को तेलंगाना का जो है गठन किया गया था, तो तेलंगाना को उससे पहले तेलंगाना विधानसभा से राय ली गई थी। वो लोग नए राज्यों को बनाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी सांसद नए राज्य बनाए। तो इसके पीछे यह है कि समय सीमा दिया जाता है और उस दौरान वो जैसा भी राय दे और संसद का जो मन होगा वही करेगा। उसके बाद है राज्य विधानमंडल की राय बाध्यकारी नहीं है, यह मात्र औपचारिकता है, यही बात कहना चाह रहा है राज्य विधानमंडल का। उसके बाद यदि संसद राज्य विधानमंडल की राय जानने के बाद विधेयक में किसी प्रकार का परिवर्तन करती है तो उसे दोबारा राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाना आवश्यक नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अगर बिहार राज्य को 2 हिस्सा करके एक नया राज्य बनाना चाहे संसद, और अगर राज्य का निर्माण कर रहा है, एक बार राय ले लिया, अब राय जो भी दे दे विधानसभा, और दूसरी बार फिर संसद का मन हुआ कि 5 जिला 4 जिला और इधर उधर कर देंगे, इसमें से उसमें से इधर इधर, तो इसको जो है फिर से विधानमंडल में राय जानने की आवश्यकता नहीं है, अपना मन से संसद कानून पारित कर सकता है। तो इस प्रकार है अनुच्छेद 3, यानी सीमाओं के अंदर नए राज्यों का जो है पुनर्गठन, और जो राज्य वर्तमान है उसके सीमाओं में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन, ये सब बातें जो है अनुच्छेद 3 में कहा गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4, ऐसा कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अगर संसद 2 या 3 में अनुच्छेद के तहत राज्यों के कोई भी परिवर्तन करता है तो इसको संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा, बल्कि ये साधारण विधेयक होगा। इसका तात्पर्य ऐसे विधेयक जो समान बहुमत से पारित किया जा सकेगा, यानी साधारण विधेयक होगा ऐसा अनुच्छेद। उसके बाद समान बहुमत से आशय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का बहुमत हो गया, यही हो गया साधारण बहुमत, यानी उपस्थित सदस्य से 50% से एक अधिक हो जाएगा, ये साधारण बहुमत है। तो दोस्तों, ये संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये कन्फ्यूजन वाला टॉपिक रहता है कि अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया और 3 में। इस प्रकार से इसको 2 बार देख लीजिएगा। इतना ही, जय हिंद।